अब हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉक ऑफ द बीटा रिसेप्टर्स करवाते हैं। इनका निमोनिक है पीटीपीएन। पीटी टाइम पे पीएन ने बेल बजाई, पीटीपीएन प्रोपेनोलॉल, टिमोलॉल, पिंडोलॉल एंड नोडोलॉल। अच्छा, अब इनके यूजेस क्या हैं? कुछ इनके सेलेक्टिव यूजेस हैं और कुछ ड्रग्स के सेलेक्टिव यूजेस हैं, कुछ नॉर्मल यूजेस हैं। नॉर्मल यूजेस लाइक बीटा ब्लॉकर्स आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा था, उसको थी थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर क्या थी, उसको हाइपरटेंशन थी। हाइपरटेंशन की वजह से उसके अंदर हुआ एंजाइना। एंजाइना हुआ तो उसके अंदर बॉडी, उसके हार्ट के अंदर स्टार्ट हो गए एरिथमियास, और फिर उसको हुआ क्रोनिक हार्ट फेलियर और उसकी डेथ होगी। दीज आर द यूजेस जो कि नॉर्मल है। दूसरी तरफ यूजेस लिख लें कि एक बच्चा है कि लाइक देयर इज़ अ स्टूडेंट, ही हैज़ माइग्रेन, उसको माइग्रेन है। जब वो स्टेज पे जाता है तो उसको स्टेज फ्राइट है और वो स्टेज पे जाकर कांपने लग जाता है, मतलब ही हैज़ ट्रेमर्स एज वेल। अब इनके सेलेक्टिव यूजेस पे आ जाएं। जो प्रोपेनोलॉल है, इसका एक अनएक्सप्लेन्ड यूज़ है जिसका मतलब अभी तक कोई पता नहीं है कि ये कैसे करवाता है, कि रिड्यूस करता है साइज ऑफ इन्फेंटाइल हेमेंजियोमास। हेमेंजियोमास ब्लड वेसल से बनते हैं, इसकी डायग्राम में भी आपको दिखाता हूँ। टिमोलॉल, टिमोलॉल को हमने यूज़ किया है इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एक्शन है। इसी तरह पिंडोलॉल इज़ अ बिट सेफर इन अस्थमा। वैसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी। अब पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी और लोकल हमारे पास जो एनेस्थेटिक एक्शन है, इन दोनों के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन कौन सी ड्रग्स ये करवाती हैं और इन दोनों के करवाने की वजह से उन ड्रग्स को हम किसके अंदर स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं। नोडोलॉल, नोडोलॉल की सबसे मज़े की बात ये है, एक तो ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है बीटा ब्लॉकर, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, अप टू 24 आवर्स इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और दूसरा, इसके लेस CNS इफेक्ट्स हैं, मतलब कि ये इजीली हमारे पास ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होता, मतलब इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बाकियों की निस्बत कम है। अब हम बात करेंगे बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसी क्यों आ जाता है, वेबे में पूछ लेते हैं कि बेटा मुझे बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के नाम बताओ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉक ऑफ ऑल द बीटा 1 रिसेप्टर्स करवा रहे होते हैं। इनका आप निमोनिक याद रख लें, याद करने के लिए नेम, वो कहते हैं ना नेम ऑफ द बीटा 1 ब्लॉकर, तो यू शुड रिमेंबर नेम NAMNE। एन से आपके पास आ जाएगा नबीवोलॉल, ए से आपके पास आ जाएगा एटिनोलॉल, एम से आपके पास आ जाएगा मेटोप्रोलोल और एस के आपके पास आ जाएगा एस्मोलॉल। अब इन सब के अपने अपने डिफरेंट यूजेस हैं जहाँ जहाँ पे ये यूज़ होती हैं। एन से नबीवोलॉल, एन से आपने याद रखना है कि इसका NO डिपेंडेंट वैजोडाइलेटिंग एक्शन भी है। एटिनोलॉल, ए से एटिनोलॉल, ए से एंजाइना, ए से ही एरिथमियाज, और ये हर उस पेशेंट के अंदर होते हैं जिसके अंदर हाइपरटेंशन होती है। एम से मेटाप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एम से मेटाप्रोलॉल, एम से मोर्टेलिटी, दे रिड्यूस्ड द मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स, मतलब उसके मरने की जो वो चांसेस होते हैं उसको कम कर देती है। और ये प्रपोज है कि ये इन्वर्स एगोनिस्ट भी है, कंफर्म बात नहीं है कि बस कहते हैं प्रोबेबली, इसे कहते हैं ना प्रोबेबली एज एन इन्वर्स एगोनिस्ट एज वेल। अब जो एस्मोलॉल है इसको हम यूज़ करते हैं पेरी ऑपरेटिव एंड थायराइड स्टोम एरिथमियाज। पेरी ऑपरेटिव का मतलब है ड्यूरिंग ऑपरेशन, और साथ में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज के अंदर। बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है, सिर्फ मतलब कॉम्पिटिटिव ब्लॉक ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर्स आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर एक ही ड्रग है जिसका नाम है हमारे पास ब्यूटोक्सामीन, और ब्यूटोक्सामीन का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इसको आजकल हम रिसर्च पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है जो शो हुआ है, वो है ब्रोंको स्पैज़म।
देयर वाज अ पॉइंट अबाउट एस्मोलॉल दैट आई जस्ट मिस्ड, कि जो एस्मोलॉल होता है ये वाहिद ऐसा है जिसको हम IV यूज़ कर रहे हैं, मतलब पारेंटरली यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो टाइम है वो सिर्फ 10 मिनट्स है, मतलब दैट इज़ ऑलमोस्ट द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एज वेल। अब मैं बात करूँगा अल्फा एंड बीटा कंबाइंड ब्लॉकर्स की। अल्फा एंड बीटा दोनों ब्लॉकर्स ड्रग्स के नाम में दो हमारे पास ड्रग आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास आती है लबीटालॉल और दूसरी ड्रग हमारे पास आ जाती है कार्विडीलॉल। अच्छा, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे पास 4 आइसोमर्स हैं, जिसमें से जो 2 आइसोमर्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा को ब्लॉक करते हैं। इसके पास सिर्फ 2 आइसोमर्स हैं और वो दोनों ही जाके अल्फ़ा एंड बीटा को जाके ब्लॉक करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का जो एक कॉमन यूज़ है कि जो दोनों जिसके अंदर यूज़ होते हैं वो है हमारे पास COPD। दोनों हमारे पास COPD के अंदर यूज़ हो जाते हैं नॉर्मली। लेकिन लबीटालॉल का जो स्पेसिफिक और कार्बिडालॉल के स्पेसिफिक यूजेस, कार्बिडालॉल जो होता है C से कार्बिडालॉल, C से हार्ट, वही मेटाप्रोलॉल वाला रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड हार्ट फेलियर, और लबीटालॉल को हम यूज़ करते हैं लाइक इन हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर, और साथ में फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब आती है हमारे पास अगला सवाल कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स क्या है। सबसे पहले इसको हम 3 जगह पे कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहे होते हैं, अस्थमा के अंदर, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के अंदर, और साथ में हम इसको डायबिटीज़ के अंदर। वजह क्यों इसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। अस्थमा के अंदर क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा का काम क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन करवाना। जब आप बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो ब्रोंकोस्पैज़म होगा, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अस्थमा के अंदर। इसी तरह ये हमारे पास वेजोडायलेशन करवाता है, अगर आप इसके ब्लॉकर्स दे देंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इस वजह से भी आप इसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तो मज़ीद हालत को ख़राब कर देगा। डायबिटीज़ के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि एक तो ये इंसुलिन की सिक्रेशन को रिड्यूस करवा देता है, रिड्यूसेस द इंसुलिन सिक्रेशन, इस वजह से हम इसको डायबिटीज़ के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको प्री मॉनिटरी मतलब अगर हमने देखा ना प्री मॉनिटरी, इसको हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए अंदर यूज़ कर रहे हैं, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन ओवरडोज। मतलब जब इंसुलिन की ओवरडोजेज हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया के हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, और उसके साथ हमारे पास आ जाता है एंग्जाइटी। बीटा ब्लॉकर्स इस सारे इफेक्ट को क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, और इसके साथ साथ वो एक और इफेक्ट हमारे पास शो करते हैं कि वो हमारे पास जो मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है फ्रॉम द लिवर, और उसको कम कर देते हैं, रिड्यूसेस मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर। बात करेंगे अबाउट द टॉक्सिसिटीज़ ऑफ द बीटा ब्लॉकर, जो तकरीबन सबकी ही मिलती जुलती हैं और सबकी ही सेम है। तो सबसे पहले हार्ट पे आ जाएं। बीटा ब्लॉकर का काम क्या, बीटा एगनिस्ट का काम क्या होता है कि इसने हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाना है। जब आप बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया हुआ, ब्रेडिकार्डिया के बाद क्या होगा, आपका AV ब्लॉक, और AV ब्लॉक के साथ आपका हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, इसने ब्रोंकोडायलेशन करवानी होती है, लेकिन अगर हम ब्लॉकर दे देंगे तो ये क्या करवा देगा, हमारे पास ब्रोंकोस्पैज़म करवा देगा। और उसके अलावा ये सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कुछ पेशेंट्स के अंदर शो हुआ है, क्योंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है काफ़ियों की, तो ये CNS के अंदर एंटर होते हैं, और CNS वाले साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारे पास आते हैं लाइक सेडेशन, फटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस एज वेल। अच्छा, अब मैंने अपनी वीडियो में पहले आपको बताया था कि पार्शियल एगनिस्ट होता है और एक होता है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। जो पार्शियल एगनिस्ट एक्टिविटी होती है ना, ये इसकी वजह से उन ड्रग्स के अंदर होती है इंट्रिंसिक
माइमेटिक एक्टिविटी। और जिन ड्रग्स के अंदर पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है दे आर सेफर इन अस्थमा बिकॉज दे आर लेस लाइकली टू कॉज ब्रोंकोस्पैज्म, जबकि जो बाकी बीटा ब्लॉकर्स हैं वो ब्रोंकोस्पैज्म बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। अब इनका याद करने का एक निमोनिक है, मैंने बनाया हुआ है पाल, PAL पाल। पाल से आपने याद रखना है पिंडोलॉल, एसीब्यूटालॉल एंड लबिटालॉल, एसीब्यूटालॉल एंड लबिटालॉल। अब जो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी है, ठीक है, ये उनके अंदर होती है जिनके अंदर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होगी, उनके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी भी होती है। लेकिन ये डिसएडवांटेज है, ये क्या है, हमारे पास एक डिसएडवांटेज है जब हम बीटा ब्लॉकर्स को टॉपिकली यूज़ करते हैं फॉर ग्लाउकोमा। क्यों, वाई? सबसे पहली बात, एक तो ये हमारे पास जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं आई की अपने, उनको कम कर देता है। और दूसरी बात कि ये इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन। अच्छा, अब कौन सी ड्रग्स हैं जिनके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है? तो उन ड्रग्स का निमोनिक मैंने बनाया हुआ है खुद से, पी पाम। अब ये जो पाल है ये ऊपर वाला ही है, सेम टू सेम यही ड्रग्स आ जाएंगी। एम से आपके पास आ जाएगा मेटाप्रोलोल और पी से आपके पास आ जाएगा प्रोपेनोलोल। अच्छा, प्रोपेनोलोल की मैंने एक बात स्टार्ट में मिस कर दी थी कि जो प्रोपेनोलोल है ना, ये हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप का मतलब ऐसी ड्रग होती है जो कि हम एज अ एक्सपेरिमेंटल ड्रग होती है, जिसको हम बस शुरू में बनाते हैं यूज़ करने के लिए, जिसको हम सैम्पल या मॉडल भी कह सकते हैं।